तो लास्ट लेक्चर में देखो हम लोगों ने एक्वस टेंशन समझा था, और जहाँ ये कहा था कि वाटर का जो प्रेशर होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, जिसको हम लोग वेपर प्रेशर या फिर क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें एक दो टॉपिक और कर लेते हैं पहले। एक्चुअली में चैप्टर वैसे ख़त्म हो चुका है, मैं बता देता हूँ, तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक कर लेते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा, मतलब ये चैप्टर को स्पेशली जे एडवांस के लिए। मैं जो भी करवाने जा रहा हूँ ये सिर्फ जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जे इम्पॉर्टेंट तो नहीं है एक्चुअल में, पर जे एडवांस में आ सकता है। मतलब एडवांस वाले को कोई भरोसा नहीं होता, कुछ भी देते रहते हैं, तो एडवांस में आ सकता है। बाकी जे मेरा नीट में वैसे चीज़ें नहीं आएंगी। जे मेरा नीट के लिए चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जो लास्ट टाइम पे किया था उतना इनफ था। तो हम लोग अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। तो देखो आपके पास आगे इसमें एक टर्म लिखते हैं रिड्यूस्ड, आपके पास रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। हम लोग एक रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट लिख रहे हैं। तो ये क्या होगा एक्चुअल में, यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे, वो इक्वेशन एक्चुअल में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट इज वैलिड फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो ये तीनों के लिए वैलिड एक्चुअल में। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो क्रिटिकल टेम्परेचर जो लिखवाया था, क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, मतलब जिस समय गैस कन्वर्ट होता था लिक्विड में, मतलब लास्ट टेम्परेचर, तो गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में। तो कई बार एक्चुअल में बुक में अगर आपको बोले कि 4 गैस गिवन है, ठीक है, और पूछे कि बताओ किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वैसे केस में क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा का मतलब ये है कि कौन ईजिली लिक्विफाई होगा है, मतलब अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मान लो कि किसी का 100 डिग्री, मतलब कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मतलब वो ज़्यादा देर तक लिक्विफाई हो सकता है। देखो मान लो अगर लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो लिक्विफाई करना डिफिकल्ट होगा, तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होगा, फिर मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा तो लिक्विफाई होना बंद हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो लिक्विफाई इजीली होगा, तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो और अगर आपको मतलब लिखना चाहो तो इसमें एक दो पॉइंट लिख लो, लिखो इफ intermolecular force of attraction in gas is high, then critical temperature of gas is also high। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो ध्यान रखना क्रिटिकल टेम्परेचर आपका हाई होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो, मान लो गैस के लिए कोई कंफ्यूजन हो, तो क्रिटिकल टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट समझ के सॉल्व कर देना। अब बोलोगे सर ये क्या, अरे बॉइलिंग पॉइंट वही जो लिक्विड से गैस वाला होता है वही, ठीक है। तो अरे जब ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो पता था ना, केमिकल बॉन्डिंग बताया था, तो ज़्यादा क्या होता है एक्चुअल में आपका बॉइलिंग पॉइंट। देखो होता है एक्चुअल में डिफरेंस, देखो क्या है, जो गैस से लिक्विड जाता है, अरे जैसे मान लो रूम टेम्परेचर पे गैस है, CO2 गैस है, तो लिक्विफाई हो सकता है। तो जो गैस से लिक्विड जाता है उसके लिए डिफाइंड होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, और जैसे मान लो वाटर लिक्विड है, जो लिक्विड से गैस जाता है उसके लिए डिफाइंड होता है बॉइलिंग पॉइंट। पर बात तो वही है, गैस से लिक्विड या लिक्विड से गैस, टेम्परेचर सेम होगा, और टेम्परेचर सेम होगा। अब गैस से लिक्विड करो फिर लिक्विड से गैस, जैसे मान लो 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे वाटर से बनता है वाटर वेपर, ये बोल सकते हो 100 डिग्री पे वाटर वेपर से बनता है वाटर, पर क्योंकि रूम टेम्परेचर में वाटर होता है इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 100 डिग्री पे वाटर से बनता है वाटर वेपर। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन आए तो आप क्रिटिकल टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना, 100% राइट आंसर आएगा, 100%, ठीक है। तो लिखो वी कैन कंसीडर क्रिटिकल टेम्परेचर एज बॉइलिंग पॉइंट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसीडर कर सकते हो, होता नहीं है पर कंसीडर कर सकते हो। क्रिटिकल टेम्परेचर गैस टू लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड टू गैस, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। अब रिड्यूस स्टेट में आते हैं, ये सबके लिए वैलिड है, सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए वैलिड है। देखो क्या होता है, फटाफट कुछ चीजें लिख लेते हैं एक्चुअल में। रिड्यूस टेम्परेचर ये होता है T/Tc, मतलब जो भी टेम्परेचर है मान लो उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से डिवाइड करना है, ठीक है। इसको लिखते हैं TR से, सो T इक्वल टू क्या होगा, TR इंटू TC। रिड्यूस प्रेशर P/Pc, सो P इक्वल टू क्या होगा, PR इंटू PC, ठीक है।
सेम reduce volume VR V by VC, सो V इक्वल टू क्या होगा VR इंटू VC, ठीक है, आपके पास होगा। तो जो वंडर वॉल इक्वेशन है उसमें चलो चेंज करते हैं। यही तो वंडर वॉल इक्वेशन, इसमें Vm नहीं है, कोई बात नहीं, वैसे इतना चलता है वो, ठीक है। P के जगह PR इंटू पी सी, मतलब ये Vm है, समझो मोलर वॉल्यूम है सब कुछ वो, तो ये क्या होगा VR का स्क्वायर और VC का स्क्वायर, दिस विल बी VR VC माइनस B इक्वल टू R, TC की जगह क्या होगा TR इंटू TC, ठीक है। अब लास्ट टर्म पे आपको क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्मूले याद करने के लिए कहते हैं, तो याद करो क्या बताया था, पहले VC से स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम बताया था 3B, फिर क्रिटिकल प्रेशर बताया था A बाई 27 B स्क्वायर, एंड क्रिटिकल टेम्परेचर बताया था 8A बाई 27 RB, ठीक है, तीनों वैल्यू बताई थी। तो TC की जगह इसको पुट करो, PC की जगह इसको पुट करो, और ये जो VC है सबकी जगह B को पुट करो। पुट किया जाए भाई, कुछ सॉल्व किया जाए, देखते क्या बनता है। तो इसको यहाँ पे रखो और देखते क्या आता है। PR और PC की जगह रख देते, क्या होगा देखो A 27 B स्क्वायर, और ये प्लस ये तो A ही रहेगा, और ये VR का स्क्वायर। VC की जगह ये 3B है तो रखोगे तो दिस विल बी 9B स्क्वायर, ठीक है, यही है। फिर VC की जगह हम लोग B रखेंगे तो ये क्या होगा 3B VR माइनस B, अरे भाई यही है ना, VC की जगह वैल्यू पुट किया, और इक्वल टू क्या होगा R TR, TC की जगह 8A बाई 27 RB, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये आपका 9, अरे 3B का स्क्वायर 9, A कॉमन लिया, 9 कॉमन लिया है, और B स्क्वायर, तो देखो क्या बचा, तो बचा PR बाई 3, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा है आपका, A कॉमन ले लिया, 9B स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो बचा 1/VR स्क्वायर, ठीक है। कॉमन ले लिया है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ A बाई 9B स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने B कॉमन ले लिया है, तो 3VR माइनस 1, अरे B कॉमन ले लिया है, ठीक है, इक्वल टू R TR, देखो हाँ ये R से R कट गया, अरे ये R से R कट गया एक्चुअल में, तो क्या होगा फिर देखो TR 8A बाई 27B, ठीक है। तो यही होगा मेरे हिसाब से इसको पुट करने के बाद। अब देखो A इससे ये A कट जाएगा, ये B इससे एक B ये कटेगा, और ये बाकी B भी कट जाएगा। 27 से ये 9 कटेगा, सो दिस विल बी 3, तो कितना आ रहा है अब PR बाई 3 प्लस 1 बाई VR स्क्वायर, दिस विल बी 3VR माइनस 1, और इधर क्या बचा, इधर बचा TR बाई 3, यही बच रहा है, नहीं 8TR, मतलब 8 भी तो है, 8TR बाई 3, तो VR यही लिख लो, वैसे वही यही आपका रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ इसमें रेस तो नहीं हो रहा है एक्चुअल में, नहीं पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। तो यही लिख लो, यही रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है। इस इक्वेशन ऑफ स्टेट की
सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि यहाँ पे आपके पास A, B और R तीनों कांस्टेंट नहीं है। देखो अगर R होता तो वो R गैस कांस्टेंट है, तो वैसे केस में जो इक्वेशन होता है वो सिर्फ गैस के लिए डिफाइंड होता है। इसमें ऐसा कोई कांस्टेंट ही नहीं आ रहा, ना A B ना B ना आपके पास R गैस कांस्टेंट R। तो इसलिए ये इक्वेशन क्या है, तीनों स्टेट के लिए वैलिड है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट is valid for solid, liquid and gas. Is valid for solid, liquid and gas. In this van der Waals constant A, B and gas constant R is not present. ठीक है, तीनों से प्रेजेंट नहीं होते। तो ये हो गया हमारा रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। बस ध्यान रखना है कि रिड्यूस टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम क्या होता है, और ये ध्यान रखना है कि इसमें A, B और R तीनों नहीं आता और ये तीनों के लिए वैलिड है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हो गई, अब हम लोग एक टर्म करते हैं। ये इवन सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन लिखो सब लोग, फाइंड द value of compressibility factor at critical temperature, pressure and volume। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम पे जेड के वैल्यू बतानी, या फिर बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड एट क्रिटिकल कंडीशन। तो देखो जेड होता क्या एक्चुअल में, तो जेड इक्वल टू क्या होता है, पी वी एम बाई आर टी या फिर पी सी वी एम सी बाई आर टी सी। तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। पी सी क्या होगा, ए बाई 27b स्क्वायर, वी सी इज 3b, आर ये क्या होगा 8a बाई 27 आर बी। ठीक है, देखो 27 से 27 कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, ये बी स्क्वायर से ये पूरा बी कट गया और ए से ए कट गया, तो मेरे हिसाब से आगे बचा 3/8। और आप खुद सोचो क्रिटिकल देखो अगर कोई गैस, अच्छा आप आराम सोचो, अगर कोई गैस आइडियल गैस है तो जेड की वैल्यू 1 होती थी। ठीक है, तो क्रिटिकल कंडीशन पे गैस लिक्विफाई हो सकता है, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, तो जेड की वैल्यू 1 से कम आना तो कंफर्म था। अरे जेड की वैल्यू जब 1 होगी तो आइडियल गैस होगा, और आइडियल गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, आइडियल गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता है, पर क्रिटिकल कंडीशन पे तो गैस लिक्विफाई हो सकता है। तो इसका मतलब कि जेड 1 से आना कंफर्म था, कि 1 से कम आएगा, कंफर्म था ये, और 3/8 ये वैल्यू आपको याद रखना है। तो लिख लो कि वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल कंडीशन इज 3/8। ठीक है, हो गया। चलो एक टर्म इसमें और लिख लेते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, ये टी आई से लिखते हैं, पूछा जा सकता है, चांसेस बहुत कम है। तो कोई ये थोड़ा सा अलग सा टॉपिक बस पता होना चाहिए। बाकी मैं जो बताऊंगा इसमें कूलिंग के बारे में, वो वैसे हमारा अगला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें करेंगे डिटेल में। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो अगर कोई भी चीज़ अगर एक्सपैंड करता है, मान लो अगर गैस जैसे एक्सपैंड करता है तो ठंडा होता है, मतलब कि जब एक्सपैंड होता है तो कूलिंग होती है एक्चुअल में। तो जैसे मान लो कि क्लाउड, एक्चुअल में क्लाउड में भी यही होता है, जब क्लाउड अर्थ के पास होते हैं तो वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं। मतलब जब वो ऊपर राइज करते हैं तो ऊपर आपको पता होगा कि ऊपर स्पेस ज़्यादा होता है। अरे मान लो ये अर्थ है, सपोज करो ये अर्थ है, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम कम होगा, ऊपर गए तो देखो वॉल्यूम ज़्यादा, तो ऊपर जाने पे क्लाउड को ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है, तो क्लाउड ठंडे होते हैं, मतलब ऊपर जाने पे क्लाउड का एक्सपेंशन होता है, तो क्लाउड ठंडे होते हैं। जब ठंडे होते हैं तो वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और बारिश होती है। तो बारिश होने का लॉजिक क्या होता है कि क्लाउड जब ऊपर राइज करते हैं, तो जब भी मतलब राइज करेंगे तो एक्सपेंशन होगा, कूलिंग होगा, बारिश हो जाती है। बाकी एक्सपेंशन कैसे होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में,
नेक्स्ट चैप्टर में आपको थर्मोडायनेमिक्स, अगला ही चैप्टर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नॉर्मली होता है, मतलब कि देखो अगर आइडियल गैस है, आइडियल गैस में तो ना अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है, तो वैसा कुछ होता ही नहीं, मतलब न कूल, अरे जब ना मतलब आइडियल गैस का मतलब समझ लो कि एक ऐसा गैस जो मोह माया से ऊपर उठ चुका है, तो उसको आप एक्सपैंड करो, कंप्रेस करो, वो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ना हीटिंग ना कूलिंग, मोह माया से ऊपर उठ चुका है। पर रियल गैस जहाँ अट्रैक्शन होता है, जब उसको एक्सपैंड करता है तो कूलिंग होता है, ठीक है। पर अब हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा कि जैसे मान लो कि कुछ गैस होती है, उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आप एक्सपैंड करते हो तो कूलिंग होती है, पर कई बार आप उसको अगर हाई टेम्परेचर पे मान लो अगर एक्सपैंड करते हो तो हीटिंग हो जाती है, मतलब उनका बिहेवियर पलट जाता है। तो बिहेवियर पलट जाता है तो मतलब कि नॉर्मली एक्सपैंड करने पे कूलिंग होना चाहिए, पर वो एक्सपैंड करने पे हीटिंग हो जाती है। तो नॉन आइडियल कुछ गैसेस में ऐसा होता है, तो जिस टेम्परेचर के ऊपर वो ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं वही होता है इन्वर्सन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो नॉन आइडियल गैस that is real gas when undergo expansion, then temperature of gas decreases, that is cooling take place, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो if expansion of gas take place above inversion temperature, if expansion of gas take place above inversion temperature, then gas becomes hot on expansion, that is temperature of gas increases on expansion, so behavior of gas become reverse at high temperature, that is after certain above temperature. This temperature is known as inversion temperature. इसका फॉर्मूला है, ये लिख लो बस। ज़्यादा से ज़्यादा जेई मेन या नीट में इसका फॉर्मूला पूछ सकता है, वैसे पूछा तो नहीं पर ज़्यादा इसका फॉर्मूला। तो टी आई इक्वल टू क्या होता है, ये डबल्स ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर होता है, या फिर टी आई क्या होता है 2a/RB, बॉयल्स टेम्परेचर का डबल। देखो होता क्या है कि अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम होता है तो एक्सपैंड करने पे कूलिंग होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो एक्सपैंड करने पे हीटिंग होगा, मतलब कि इस टेम्परेचर पे आने पे गैस का प्रॉपर्टी पलट जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ समझने की जरूरत है नहीं एक्चुअल में। तो ये तो चलो हो गया हम लोगों का पूरा चैप्टर। अब हम लोग इसमें कुछ चीज़ें और भी समझ लेते हैं। देखो अब हम लोग आते हैं बैरोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझते हैं जिसका नाम है बैरोमीटर। तो देखो होता एक्चुअल में क्या है कि क्या होता है इसको पहले समझ लो। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर क्या होता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। वैसे ही प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर या फिर मैनोमीटर। तो इसमें देखो डिफरेंस क्या है बैरोमीटर और मैनोमीटर में। हाँ, इन इंस्ट्रूमेंट में भी मरकरी भरते हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 1 atm प्रेशर होता है तो मरकरी का जो हाइट होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो बैरोमीटर या फिर मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब देखो समझते हैं, जैसे पहले मैनोमीटर और बैरोमीटर में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो देखो एक डायग्राम देखो, सपोज करते हैं इसके अंदर कोई गैस है, कोई गैस ले लेते, इसके अंदर कोई गैस फेल है, ठीक है। इधर साइड एयर है, एयर का मतलब प्रेशर है 1 atm। अगर एयर बोला है तो प्रेशर 1 atm। तो देखो मैनोमीटर और बैरोमीटर में डिफरेंस क्या है, मैनोमीटर में एक साइड एयर होगा और दूसरे साइड ही बंद होगा,
और बैरोमीटर दोनों साइड से बंद होता है, मतलब बैरोमीटर में एयर नहीं होता। तो अब जैसे मान लेते हैं कि हमने इसमें देखो डायग्राम में देखते मान लेते हमने यहाँ मरकरी भरा है, मतलब मान लेते यहाँ देखो मरकरी भरा हुआ ऐसा यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो पूरा ये गैस है, मान लेते गैस, देखो यहाँ तक मरकरी, ठीक, मान लेते यहाँ तक मरकरी है, ठीक है ये। अब देखो ये इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करेगा, देखो सबसे पहले कैसे पता चलेगा प्रेशर क्या है, तो हम लोगों को देखो हाइट का डिफरेंस देखना होता है, हाइट का डिफरेंस देखना होता है। तो देखो इधर प्रेशर ज्यादा है तभी देखो उसने नीचे कर दिया मरकरी के ऊपर, देखो वो वैसा है फोर्स के हिसाब से, मतलब प्रेशर क्या होता है फोर्स बाय एरिया। तो ये गैस ज्यादा फोर्स लगा रहा है इसलिए इसने देखो उसको नीचे धक्का मार दिया, और ये कम फोर्स लगा रहा है इसलिए उसके ऊपर साइड से ऊपर उड़ गया, ठीक है। तो अब देखो आपके पास है क्या एक्चुअल में, जैसे मान लो कि देखो यहां तक तो देखो क्या होगा, दोनों का हाइट देखो सेम है, यहां तक तो दोनों का हाइट सेम है, तो इनका डिफरेंस देखना होता है। सपोज करते इसका डिफरेंस आपके पास एल, आपके पास सेंटीमीटर है, कि मान लेते हैं कि इस गिवन डायग्राम के हिसाब से, इस गिवन डायग्राम के हिसाब से मरकरी का डिफरेंस कितना है, एल सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपको मान लेते हैं गैस का अगर आपको मान लो प्रेशर निकालना है, तो देखो क्या होगा कि जो गैस का जो प्रेशर होगा, तो देखो वो क्या होगा, तो एयर का प्रेशर आ रहा है तो वो क्या होगा, पी एयर, क्योंकि देखो आप समझो, देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो, इधर से गैस का प्रेशर है, ये जो भी गैस फिल होगा, इधर से एयर का प्रेशर है, ठीक है। तो मतलब इधर से एयर का प्रेशर और ये साथ में मरकरी का प्रेशर, ये जो हाइट का डिफरेंस है वो, ये दोनों मिलके एयर को बैलेंस कर रहे हैं। मतलब देखो ये दोनों का लेवल तो सेम है, पर अब इधर एयर का प्रेशर और इधर देखो क्या है, मरकरी का ये हाइट और प्लस एयर का प्रेशर। तो एयर का प्रेशर और मरकरी का हाइट मिलके ये गैस का प्रेशर को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि एयर का प्रेशर और ये जो मरकरी जो है, मतलब आपके पास वही जो प्रेशर ड्यू टू मरकरी, ठीक है। ये तो अब एयर का प्रेशर वैसे होता है 76 सेंटीमीटर, करना चाहो तो ये क्या होगा 76 सेंटीमीटर प्लस एल, और मरकरी में एल, तो एयर का प्रेशर 180 मतलब 76 सेंटीमीटर, और मरकरी ने एल का हाइट जो क्या वो, तो ये इतना सेंटीमीटर आपके पास ऑफ मरकरी, तो ये आपके पास होगा गैस का प्रेशर, ठीक है। तो मैनोमीटर में क्या होता है कि एक साइड एयर होता है एक्चुअल में, और बैरोमीटर में क्या होगा, बैरोमीटर में इसको क्लोज कर दो, तो इधर का प्रेशर और ये लेंथ इधर वाले को बैलेंस करना होता है। कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, पर मैनोमीटर में एक साइड एयर होता है और बैरोमीटर में क्या होता है कि दोनों साइड से क्लोज होता है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें एक देखो कॉन्सेप्ट समझो क्या है, मैं आपको एक बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो कि एक कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, जैसे मान लेते ये आपके पास, वैसे हम लोग बैरोमीटर और मैनोमीटर को सब एक ही समझ के करने वाले अभी, ठीक है। बस मैंने डिफरेंस बता दिया कि मैनोमीटर में एक साइड एयर होता है और बैरोमीटर दोनों साइड से क्लोज होता है, पर क्वेश्चन देने वाला नॉर्मली दोनों को, मतलब क्वेश्चन देने वाला इतना ध्यान नहीं देता है, वो मैनोमीटर बैरोमीटर कुछ भी लिखते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब एक इसमें देखो बात समझनी है कि इसमें क्या है एक्चुअल में, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके पास एक समझो एयर है, तो एयर तो हर साइड प्रेशर लगाएगा, तो यहाँ पे एयर का प्रेशर होगा, ठीक है। सपोज करते मैंने यहाँ पे मरकरी फिल किया है, ठीक है, तो मरकरी का प्रेशर देखो नीचे साइड होगा, ठीक है। मान लो कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब में मरकरी को फिल किया है, मैंने मरकरी को उल्टा कर दिया, ठीक है, तो एयर का प्रेशर ऊपर और मरकरी का प्रेशर नीचे, ठीक है। और एयर का प्रेशर कितना होता है 1 atm, और मरकरी का अगर हाइट 76 सेंटीमीटर है तो दोनों बैलेंस रहेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसा रियल में नहीं होता, अरे हम लोग रियल पढ़ाई नहीं कर रहे, हम लोग इसको बहुत सोफिस्टिकेटेड मतलब लैब में कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं। तो मैंने तो आपका एयर का प्रेशर 1 atm और मरकरी का आपका उधर से, और मरकरी है तो मरकरी का मास से नीचे आएगा तो उसका प्रेशर होगा, मरकरी नॉर्मली 76 जब सेंटीमीटर होता है तो 1 atm का प्रेशर लगाता है, ठीक है। इसमें मैं एक टर्म बताने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो गैस है, ये अगर ये गैस मान लो वैक्यूम है, सपोज करो अगर ये गैस वैक्यूम है, तो इसका मतलब कि इस गैस ने
मरकरी को कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। मान लो अगर ये गैस वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब नो गैस, तो अगर गैस मान लेते वैक्यूम है तो वैसे गैस में ये कुछ करेगा ही नहीं, तो एयर का प्रेशर मरकरी के प्रेशर से बैलेंस हो जाएगा। ये एक प्रॉपर क्या होता है आपका बैरोमीटर में, मतलब कि एयर का कोई रोल इसमें नहीं है। पर अगर इस गैस में, मतलब अगर ये वैक्यूम नहीं हुआ, अगर यहाँ पे कोई ना कोई गैस फेल हो गई, लाइक कि CO2 गैस, लाइक ऑक्सीजन गैस, गैस के मॉलिक्यूल पता लगातार घूमते रहते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल हो सकता है इससे टकराए भी, तो जब इससे टकराएंगे तो मरकरी को भी अपना प्रेशर देंगे, तो अब गैस का प्रेशर और मरकरी का प्रेशर मिलेगा और अब फिर इससे बैलेंस होना चाहेगा। तो अगर ये जो आपका स्पेस है, अगर यहाँ पे वैक्यूम नहीं हुआ, अगर यहाँ पे कोई गैस फेल हो गया, मतलब तो उसको हम लोग कई बार बोलते हैं फॉल्टी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कई बार आपका फॉल्टी बैरोमीटर। मतलब ये वर्ड आपको क्वेश्चंस में लिखा हुआ दिखाई देगा कि फॉल्टी बैरोमीटर, तो इसका मतलब आप कुछ कंफ्यूज मत होना। फॉल्टी बैरोमीटर का मतलब ये है कि ये मरकरी के साथ साथ गैस फिल किया गया, वैक्यूम नहीं है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो 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 इन आइडियल बैरोमीटर, इन आइडियल बैरोमीटर इन टेस्ट ट्यूब वैक्यूम इज टेकन। आइडियल बैरोमीटर में यहाँ पे वैक्यूम होता है, ये यहाँ पे, ठीक है। इन आइडियल बैरोमीटर इन टेस्ट ट्यूब वैक्यूम इज टेकन, बट इन केस ऑफ faulty barometer in test tube gas is filled. This gas also contribute in pressure, तो वो भी प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा। कैसा कंट्रीब्यूट करेगा वो तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो फॉल्टी बैरोमीटर में क्या होता है आपके पास, फॉल्टी बैरोमीटर में आपके पास क्या होता है, फॉल्टी बैरोमीटर में टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होता है आपका, क्या फेल होता है, गैस फेल होता है, ठीक है। हम लोगों को जो मेनली स्टडी करना है वो फॉल्टी बैरोमीटर को करना है, ठीक है। तो देखो आइडियल बैरोमीटर में क्या होता है वैक्यूम, और वैक्यूम एक्चुअल में बिना किसी गैस का टेस्ट ट्यूब बना पाना प्रैक्टिकली वैसे पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग मेनली स्टडी करने वाले फॉल्ट, मतलब फॉल्टी बैरोमीटर बोले तो आपको बोलेगा फॉल्टी बैरोमीटर, कोई कंफ्यूज नहीं होना, मतलब बैरोमीटर में एयर फेल है, दैट इज फॉल्टी बैरोमीटर। अब कुछ चीज़ों को समझो। देखो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और यहां मान लेते हैं आपके पास देखो मरकरी है, यहां पे आपका एयर होगा, अरे एयर का प्रेशर भाई 1 atm, ठीक है। और यहाँ पे कोई ना कोई गैस फील होगी, मतलब आपसे हर डायग्राम में ऐसे गैस का प्रेशर पे मैं भी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे गैस है, ठीक है। और अच्छा मरकरी का भी क्या होगा, ये नीचे साइड है तो प्रेशर भाई मरकरी भी नीचे लगा रहा है और एयर का प्रेशर भी 1 atm नीचे साइड आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि गैस, मतलब देखो ऐसा है कि मान लो गैस है सपोज करो, उसके ऊपर आपने मरकरी भर दी, उसको आपका वही एयर का 1 atm का प्रेशर, तो मरकरी तो गैस को दबाएगा पर कभी ना कभी तो रुकेगा ना। तो कब रुकेगा, जब ये प्रेशर इन दोनों प्रेशर को बैलेंस कर ले। तो मतलब इस डायग्राम के हिसाब से क्या होगा कि जो गैस का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू मरकरी एंड प्लस प्रेशर ड्यू टू एयर, ठीक है। एयर का प्रेशर 1 atm और मरकरी का मान लो जो भी हाइट है L, तो वैसे में ये क्या हो जाएगा L प्लस 76 अरे सेंटीमीटर, मान लेते हैं L सेंटीमीटर, अरे एयर 1 atm मीन्स वही होता है, ठीक है। सपोज करता अगर टेस्ट ट्यूब में अगर इसको रिवर्स कर दिया, भाई लास्ट वाला केस, ठीक है। अब इसको देखो क्या होगा, देखो एयर तो भाई हर साइड से फोर्स लगाता है, तो पी एयर क्या होगा इधर जाएगा, ठीक है। पर क्योंकि अब टेस्ट ट्यूब उल्टा है तो मरकरी नीचे बहना चाह रहा है, तो इसका L सेंटीमीटर मरकरी है और ये नीचे जाना चाह रहा है, ठीक है। और अब एयर भी इसको कंट्रीब्यूट करेगा, तो जो एयर भी जो है देखो एयर तो हर साइड से टकरा रहा है, टेस्ट ट्यूब में टकराएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये जब एयर इससे टकराएगा तो इसको तो कंट्रीब्यूट करेगा ना ये। तो देखो मतलब एयर मतलब कि यही जो गैस है, मतलब वही जो गैस है वो, ठीक है, वो भी इसको कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब इस देखो हम लोग मान के चले कि इक्विलिब्रियम रुका हुआ है, ठीक है, मतलब रुका हुआ है। अब बोलोगे सर अगर मान लो ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, अरे नहीं हमने मान लिया कि रुका हुआ है, मतलब कभी ना कभी तो रुकेगा, तो रुका हुआ स्टेट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर बैलेंस है तो
अब प्रेशर ऑफ जो गैस होगा और प्रेशर ऑफ जो मरकरी जो नीचे जाएगा वो इस बार पी एयर के इक्वल होगा, ठीक है। या फिर जो गैस का प्रेशर इस बार होगा वो क्या होगा, आप समझ लो ऐसा, एयर ऊपर मरकरी नीचे, तो उनका डिफरेंस, तो वो क्या होगा, तो प्रेशर ऑफ एयर माइनस मरकरी, इसको डिफरेंस। अरे देखो, अगर आपसे पूछे कि गैस में कितना प्रेशर आप एक्सपीरियंस करोगे इस बार, तो एयर ऊपर लगा रहा है, मतलब एयर इस पर प्रेशर लगाना चाह रहा है, पर मरकरी नीचे करके गैस का प्रेशर कम करना चाह रहा है, तो गैस पे प्रेशर इस बार पी एयर माइनस वो होगा। और मान लो अगर ये 76 सेंटीमीटर है तो इस बार 76 माइनस एल सेंटीमीटर। आपको ऐसे डायग्राम में कई बार रहेंगे ये, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक, मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ इस पे पहले। यहां पे भी 10 सेंटीमीटर है मरकरी और यहां पे 10 सेंटीमीटर मरकरी, ठीक है। ये जो गैस है हम लोग इसका मान के चलेंगे कि ये कोई भी प्रेशर में ऐसा रोल प्ले नहीं कर रहा, मतलब गैस का ऐसा जब मान के चलेंगे तो गैस वैसे थोड़ा बहुत प्रेशर लगाएगा, पर हम लोग उसके प्रेशर को ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मानेंगे। मुझे एक्चुअल में जो बताना आप वो समझो बस। ये गैस भी, और यहाँ पे मान लेते हैं पी एयर 76 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको गैस ए के लिए मान लो प्रेशर पूछे, जैसे प्रेशर एट गैस ए, तो वो 76 सेंटीमीटर मरकरी का प्लस 10 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे दिस इज 86 सेंटीमीटर, ठीक है, ये होगा। वैसे आइडियली तो यहाँ पे वैक्यूम आना चाहिए था, ठीक है, पर वही अगर वैक्यूम होगा तो कोई गैस नहीं होगा तो दोनों मर्ज हो जाएगा। तो क्वेश्चन को कई बार ऐसा मतलब डिफिकल्ट मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से आ सकता है। तो गैस के बारे में अगर कुछ नहीं बोला तब गैस के प्रेशर को निग्लिजिबल मानोगे, ये जो गैस है ये मान के चलो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। या फिर आप ऐसे समझ लो, देखो देखो ऐसे समझ लो, ये गैस है, ठीक है, एयर का प्रेशर और मरकरी का प्रेशर, यहाँ तक ये जो प्रेशर आ रहा है ये 86 सेंटीमीटर है, तो ये प्रेशर ये एयर का प्रेशर बैलेंस कर दिया, ठीक है, मतलब एयर का प्रेशर कितना 76 सेंटीमीटर, ये बैलेंस कर दिया। अब ये एयर का पॉइंट ऑफ व्यू देखो, एयर यहाँ पे कितना प्रेशर लगा रहा है 86 सेंटीमीटर। अरे यहाँ देखो एयर जो होता है वो तो रैंडम मूव करता है हर साइड से, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो गैस का प्रेशर था वो एयर का, और ये जो लिक्विड का प्रेशर था वो गैस ए ने बैलेंस कर दिया, 86 सेंटीमीटर ये अप्लाई कर रहा है, दोनों बैलेंस था। अब गैस है तो हर डायरेक्शन में, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर लगाएगा, गैस से तो हर डायरेक्शन में लगाएगा, तो नीचे भी देखो गैस से कितना लगा रहा है प्रेशर 86, समझ लो कि यहाँ तक तो मतलब बैलेंस हो गया। एयर को और मरकरी को गैस ने बैलेंस कर दिया, निपटा दिया। अब यहाँ पे देखो इस वाले पे क्या गैस से प्रेशर लगाएगा और साथ में मरकरी, तो अगर आपको गैस भी निकालना है आराम से इस बातों को सोचना मैं जो बोल रही है, तो गैस बी में जो होगा प्रेशर ऑफ ए और प्लस 10, तो दिस विल बी 96 सेंटीमीटर, ठीक है, ये होगा। तो देखो गैस ए पे एयर का प्रेशर और समझ लो मरकरी का प्रेशर था, या इस पे अगर बहुत इजीली समझना है गैस को मत कंसिडर करो, एयर का प्रेशर मरकरी, ठीक है, 96 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका होगा, पर एक्चुअल में वैसे इस तरीके से नहीं होता, वैसे एक्चुअल में एयर और लिक्विड को मरकरी को ये गैस से मैनेज करता है, और फिर गैस ए और ये मिलके फिर गैस बी पे आते हैं, ठीक है। आप जो भी करना चाहो कर लो, ये इसका आपके पास होगा ये प्रेशर कैलकुलेशन, ठीक है। कई बार आपको टेस्ट ट्यूब किसी एंगल पे दे देगा, तो वैसे अरे फिजिक्स तो पढ़ ही लिया है, एंगल तो सब पता, फिजिक्स मैथ पता ही होगा, अरे इंटेलिजेंट हो आप, सब पता ही होगा, कुछ करना है, अरे एंगल कॉस थीटा साइन थीटा जो फोर्स से रिजॉल्व करता है वही, चलो एक कर लेते हैं। पर एक चीज मुझे बस ये बोलना है कि ये याद रखना कि भाई फिजिक्स और मैथ भी कर रहे हैं साथ ही साथ, तो आप चाहो तो मतलब वो भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि केमिस्ट्री तो मैथ फिजिक्स का यूज़ नहीं करना है। मान लो ऐसा दे दिया एक डायग्राम, एक्चुअल में जो प्रेशर जो लगता है वो एच रो जी होता है, मतलब जी मतलब वो ग्रेविटी के हिसाब से डिसाइड होता है, ध्यान रखना एच, और ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करवा के दिखाया है। मान लो ऐसा कोई डायग्राम आ गया और ऐसे में देखो ये सेंटर से
मान लो इसका एंगल थीटा दे दिया, तब क्या करेंगे, तब इसका, अरे देखो एयर का तो प्रेशर वही होगा, वो तो 180, वो तो कभी बदल ही नहीं सकता, वो तो मतलब आपके लिए हमेशा 180, पर मरकरी का कंपोनेंट तो इधर जाएगा ना ये, तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट देखना होगा। तो अगर ये थीटा है तो इधर क्या होगा, अरे इधर तो पता होगा ना साइन थीटा, तो क्या होगा फिर इस बार, मतलब अगर यहाँ पे कोई गैस फील्ड है तो जो गैस होगा तो वो होगा P एयर प्लस, सपोज करते हैं आपके पास ये जो होगा L, तो ये होगा L का साइन थीटा कंपोनेंट। अरे अभी तक तो सीधा सीधा ले रहे थे कि आप L, क्योंकि वर्टिकल था वो, पर अब क्या है कि देखो मरकरी के केस में तो वैसे जो हाइट होता है वही प्रेशर लेना होता है, पर आपको वर्टिकल के हिसाब से देखना होता है, क्योंकि वर्टिकल में ही तो लगेगा ना नीचे आपके पास फोर्स, तो वही प्रेशर, मतलब प्रेशर फोर्स एक ही, तो इसलिए उसमें साइन थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो ऐसे केस में L साइन थीटा हो जाता है। तो ये कुछ बैरोमीटर के कुछ नॉलेज थे, कुछ इन्फॉर्मेशन थे। अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस को चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो वैसे मैं बोलने के लिए क्वेश्चन बोल भी सकता हूँ, पर मेरे पास एक दो क्वेश्चन से मैं सीधा सीधा वही सॉल्व करवा देता हूँ, ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो अ गैस इज ट्रैप्ड हो गया, इज ट्रैप्ड बिटवीन closed end of a tube and a mercury column of length h when, and देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, a gas column is trapped between closed end of a tube and mercury of length h, ठीक है। अब फुल स्टॉप, फिर आगे लिखना है, when this tube is placed with its open end upward, the length of gas column is L1, and when this tube is held downward, length of gas column is L2. Find the atmospheric pressure in the term of height of mercury, एक डायग्राम ड्रॉ कर लो। उसे डायग्राम नहीं दिया रहता है, ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया रहता है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो वो क्या कहना चाह रहा है, पहला आप समझ लो क्या कहना चाह रहा है। पहले वाले कैसे बोला था ना, वही आपके पास वही अपवर्ड, ठीक है। तुम्हारे थे जो भी P आपके पास एयर है, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहा है, और मरकरी का हाइट H बोला हुआ है। तो जो एयर जो ट्रैप है, मतलब इसका लेंथ है L1, ये बोलना चाह रहा है कि लेंथ इज L1, ठीक है। जब हमने इसको अपवर्ड रखा और जब इसको डाउनवर्ड कर दिया, ये मरकरी है, ध्यान रखना ये, तो इसका जो लेंथ है तो ये आपके पास L2 है, ठीक है। तो फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द टर्म ऑफ भाई आपका हाइट ऑफ मरकरी, भाई हाइट ऑफ मरकरी के टर्म में बताना कैसे होगा। तो अब देखो ये क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है, आप बोलोगे कौन सा, बॉयल्स लॉ। ये चीजें मैं पहले भी चैप्टर के करवा सकता था स्टार्टिंग में, पर स्टार्टिंग में क्या होता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट ले रखा था। तो इसमें बॉयल्स लॉ, हमारा चैप्टर में भी बॉयल्स लॉ से स्टार्ट होता है, खत्म में बॉयल्स लॉ पे हम लोग करेंगे। तो ऐसे में टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, पहले ऐसे रखा टेस्ट में मैंने, फिर पलट दिया, ठीक है। तो यही, तो देखो यहाँ पे क्या है समझो, पहले इसका एरिया ए ले लेते हैं। अरे एरिया का क्या है, तो एरिया तो सेम रहेगा ये, ठीक है। एक काम करो, पहले देखो प्रेशर, इसका पहले प्रेशर लेते हैं P1, ठीक है।
तो जब ये अपवर्ड है, अपवर्ड मतलब ऐसा टेस्ट ट्यूब है, तो जो P1 जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपके पास, P1 आपके पास क्या होगा, वो होगा P एयर और प्लस अरे मरकरी का हाइट H, ठीक है। और ये भी बोला है कि एयर का प्रेशर निकालो वही मरकरी की हाइट के टर्म में, तो वही जैसे 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और उसमें मरकरी को ऐड कर देना, ठीक है। तो हम लोग मरकरी की हाइट को प्रेशर लेके सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक वन ऑफ द यूनिट होता है। अब देखो इस सेकंड वाले डायग्राम में जब डाउनवर्ड है, तब देखो क्या होगा, तब देखो आपके पास क्या होगा, इसमें एयर ऊपर है और मरकरी नीचे। अभी तो थोड़ी देर पहले समझाया, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे हमारे तब प्रेशर आपके पास है P2, अभी तो जैसे ये सब समझा रहा था मैं, P2 क्या होगा फिर, तो अब होगा P एयर माइनस क्या होगा H, और अब हाइट नीचे आएगा, ठीक है। ऐसे केस में ध्यान रखना है कि जैसे देखो ये अंदर का जो गैस है, ठीक है, देखो आप बोलोगे, देखो आप खुद समझो, जब ये वर्टिकल रखा है तो प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, वॉल्यूम कम। अब आपने इसको पलट दिया तो अंदर का प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा। तो अब देखो ये जो गैस है, ये गैस पे आप बोयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वही, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, ऐसा कोई भी केस आए बोयल्स लॉ पे करोगे 100% आंसर आ जाएगा, तो बोयल्स लॉ नहीं बोलना है। तो बोयल्स लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो पहले वाले डायग्राम के हिसाब से P1 का मतलब है P एयर प्लस H, ठीक है, मरकरी का हाइट। बोलोगे वॉल्यूम क्या आएगा, अरे वॉल्यूम क्या होता है भाई, एरिया, इसका एरिया टेस्ट ट्यूब का एरिया A माना है और इनटू हाइट, यही होता है सिलेंडर के हिसाब से। तो एरिया A और हाइट L1, यही होता है और क्या। बाद में देखो प्रेशर क्या होगा P2, मतलब ये क्या होगा P एयर माइनस H, ठीक है ये। अब देखो क्या होगा, अब देखो टेस्ट ट्यूब तो सेम है तो एरिया तो सेम ही रहेगा, तो एरिया A और लेंथ L2, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, एरिया इन चीज़ों में हमेशा कट जाता है, तो बस वैसे अब यही आपका आंसर हो जाएगा, इसको बस सॉल्व करना है। मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो क्या होगा P एयर इंटू L1 प्लस H L1 इज इक्वल टू P एयर L2 माइनस H L2, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, देखो क्या होगा P एयर, मैं इसको इधर लेके आया जिससे पॉजिटिव है तो वो उधर गया, ये इधर L1 था, ठीक है। तो वैसे भी L2 ज़्यादा होगा L1 से, आप खुद सोचो, अरे दो गैस दबा रहे तो उसका लेंथ कम होगा, ठीक है। और ये इधर लेंथ डायग्राम के हिसाब से मैं सोचो लेंथ L2 वैसे ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो इसको मतलब इसको मैं इधर लेके गया जिससे पॉजिटिव से कि इसको इधर लेके आया, तो ये क्या होगा फिर आपके पास H और होगा L1 प्लस L2। तो P एयर की जो वैल्यू होगी वो H L1 प्लस L2 अपॉन L2 माइनस L1, ये इसका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं अगर कोई बहुत अच्छा या डिफिकल्ट क्वेश्चन देना हुआ तो, ठीक है। वैसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस केमिस्ट्री में आने के चांसेस कम होते हैं। फिजिक्स में वैसे आपको अगर फ्लो डायनामिक्स पढ़ाया जाएगा तो उसमें क्वेश्चन फिजिक्स मतलब फ्लो डायनामिक्स में ज़्यादा चांस आने का, पर केमिस्ट्री में भी आ सकते हैं, डिनाई इसको मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, आप इसको बहुत ध्यान से सोचना, मतलब इसको आराम से सोचना, आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, ये तो मेरा चलो खुद का क्वेश्चन था एक्चुअल में। एक हम लोग क्वेश्चन आप लोगों की बुकलेट से, मतलब बुकलेट के मतलब एक बुकलेट से भी कर लेते हैं क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन करते हैं, तो लिखते हैं इसमें, लिखो अ कैपिलरी ट्यूब, लिखो अ कैपिलरी ट्यूब मतलब भाई टेस्ट ट्यूब ही भाई ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर कंटेन गैस A and B, comma separated by a column of mercury of length L mm, मतलब कि वही एक टेस्ट मतलब टेस्ट ट्यूब समझ लो, एक साइड गैस है एक साइड गैस भी है, और सेपरेट क्या है आपका मरकरी से आपके पास ऑफ लेंथ L, ठीक है। आगे लिखो दी एंड्स आर क्लोज्ड, एंड बंद है, ठीक है।
इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जब हॉरिजॉन्टल रखा, द कन्फाइंड गैस ऑक्यूपाई a mm and b mm in length with common pressure P। मैं रिपीट करता हूँ, क्या बोला? इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन द कन्फाइंड गैस मतलब A और B ऑक्यूपाई a mm and b mm in length with common pressure P। in vertical position length become a dash and b dash, find the value of P। तो P के वैल्यू बताने के क्या होगा, ठीक है। मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P क्या था? P कॉमन प्रेशर। देखो है क्या, आप समझ लो। पहले जब इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा, डायग्राम क्वेश्चन में नहीं ड्रॉ किया है, ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ होके नहीं आएगा, ये मैं बता देता हूँ, डायग्राम खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा तो देखो ये आपका मरकरी है जिसका लेंथ है L mm, इधर मान लेते हैं गैस A था, इधर B, इसका लेंथ हॉरिजॉन्टल में A बोल रहा है और इसका लेंथ आपको B बोल रहा है, यही बोल रहा है। देखो हॉरिजॉन्टल पे चीजें अगर बैलेंस है तो पता ही होगा दोनों का प्रेशर सेम होगा, तो वही बोल रहा है कॉमन प्रेशर P और इसी की वैल्यू बताने को बोल रहा है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल पे चीजें बैलेंस है तभी होगा जब दोनों का प्रेशर C होगा, तो दोनों का कॉमन प्रेशर P है, ठीक है। फिर इसको बोला वर्टिकल कर दिया, और वर्टिकल में क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि A को नीचे किया कि B को नीचे किया, तो हम किसी को भी नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में मुझको तो वैसे पता है किसको नीचे करना है, पर हम लोग किसी मतलब हमको नहीं पता भाई क्या करना है, ये समझ लो, तो हम किसी को भी नीचे कर सकते हैं। तो वैसे में मान लेते हैं कि एक को मैंने नीचे कर दिया, तो मान लेते हैं A नीचे हो गया, B ऊपर हो गया, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि जब वर्टिकल कर दिया तो A का लेंथ हो गया है A डैश और B का लेंथ है B डैश, और मरकरी तो लिक्विड, उसके लेंथ में क्या चेंज आएगा, तो वो तो L ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि A पे अब जो प्रेशर होगा वो मरकरी का भी और गैस भी का दोनों का अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें ध्यान क्या देने वाली बात है कि जो A पे जो प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर ऑफ A, वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ B, अरे गैस का भी प्रेशर होगा, ये जो अप्लाई करेगा ना ये जो भी, और प्लस मरकरी का भी प्रेशर होगा। हम लोग सब कुछ वही mm के टर्म में कर रहे हैं, तो अब ऐसे किसी भी क्वेश्चन में क्या यूज करना है भाई, अभी क्या बताया था, बॉयल्स लॉ, बस उसका यूज करोगे फटाक से आंसर आ जाएगा, उसके अलावा कुछ आपको आने नहीं चाहिए। बॉयल्स लॉ मतलब देखो पहले गैस है ऐसा था, मैंने इसको वर्टिकल कर दिया, ठीक है। अब गैस है का इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर, इसका फाइनल वॉल्यूम फाइनल प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो गैस, और हम लोग इसका जो एरिया है वो A मान लेते हैं, ठीक है, A इसका एरिया A मान लेते हैं, ठीक है। गैस A पे करते हैं, तो देखो स्टार्टिंग का प्रेशर P, अरे प्रेशर तो P है, और इनटू वॉल्यूम V1, अब बाद का प्रेशर इसका PA हो गया और वॉल्यूम V2, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वही इसका वॉल्यूम V1 इसका वॉल्यूम V2 लेते हैं, ठीक है। ये अरे यही तो होगा आपके पास ये, ठीक है। पहले प्रेशर P है, बाद में प्रेशर PA हो गया, ठीक है। तो देखो P और वॉल्यूम जो होगा V1 स्टार्टिंग में, तो वो क्या होगा, एरिया A इंटू लेंथ A, अरे A वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। ये इस वाले गैस पे कर रहे हैं, ठीक है। बाद में देखो क्या होगा, ये PA हो गया, ठीक है ये, और इसका जो हाइट है देखो वो A डैश हो गया, तो एरिया तो A ही रहा पर हाइट A डैश हो गया, तो देखो ये कट जाएगा, और इससे PA की वैल्यू क्या आएगा, P A बाई A डैश, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेम टू सेम गैस B के लिए करेंगे, तो इसका स्टार्टिंग का प्रेशर P है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो भी मान लो, मान लेते पहले वॉल्यूम V3 है, ठीक है, अभी मान लेते वॉल्यूम V4 है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले वॉल्यूम V3 है इनिशियल वॉल्यूम, बाद में प्रेशर P भी हो गया, ठीक है। अरे ये प्रेशर वो प्रेशर सेम नहीं, क्योंकि ये आपका ये हॉरिजॉन्टल मतलब ये वर्टिकल हो गया। अब आप समझ लो कि ट्यूब तो पूरा सील्ड है ना ये, तो इसलिए इधर उधर कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ट्यूब पहले से बोला कि क्लोज है, सील्ड है बोला है, फिर PB और फिर इनटू उसका वॉल्यूम V4, तो क्या होगा, प्रेशर P और ये वॉल्यूम स्टार्टिंग में क्या होगा आपका, ये क्या रहेगा, एरिया A और ये B, तो PB इक्वल टू एरिया A इंटू B डैश,
तो फिर ए से कट जाएगा। सो फिर पी बी इक्वल टू क्या आएगा, पी बी बाई बी डैश। ठीक है, तो बस यही आपको इसमें करना था। पी ए की वैल्यू को रिप्लेस करो, पी बी की वैल्यू को रिप्लेस करो, तो क्या होगा, पी ए बाई ए डैश, ठीक है, और प्लस पी बी बाई नहीं इक्वल टू क्या होगा, बी बाई बी डैश। और मरकरी का लेंथ, अरे मरकरी का लेंथ तो एल है ना, इसको एल कर लेते हैं, मरकरी का लेंथ भी एल दिया हुआ है, तो इधर लाके कॉमन ले लो, तो पी इक्वल टू क्या होगा, एल कॉमन आके तो ये होगा ए बाई ए डैश माइनस बी बाई बी डैश। ठीक है, ये इसका आंसर। देखो एक चीज़ आप ध्यान दो इसमें, मैं जो बताने जा रहा हूँ, देखो आपने अगर ए को नीचे किया है, ए को नीचे किया है, तो ये मतलब कि ये वाला लेंथ ज़्यादा होगा और यह लेंथ कम होगा। ठीक है, और अगर बी को ऊपर कर दिया, अरे क्योंकि पूरा लेंथ तो कॉमन कांस्टेंट रहेगा ना, ये तो कहीं कैसे बदल जाएगा, तो ए का लेंथ कम हो रहा है तो ऑब्वियसली बी का लेंथ बढ़ेगा। तो याद रखना है कि जो नीचे जा रहा है तो इसलिए ए डैश पहले लिए क्योंकि ये वैल्यू बड़ी होगी। अरे ये ए ज़्यादा है और ये ए डैश कम है, ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू बड़ी होगी। बी डैश क्योंकि बड़ा होगा तो ये वैल्यू 1 से ये वैल्यू 1 से बड़ा होगा, आप आराम से सोच लो, ये वैल्यू 1 से छोटा, तब ये पॉजिटिव आएगा। अगर ए नीचे है तो ए पहले रहेगा, अगर आपने बी नीचे किया होता तो बी पहले रहता। ठीक है, क्योंकि गिवन क्वेश्चन में दिया नहीं है तो इसमें दो पॉसिबल आंसर है। अगर आपने ए को नीचे किया तो पॉसिबल फर्स्ट आंसर ये होगा, अगर आपने बी को नीचे किया होता तो सेकंड पॉसिबल आंसर होता एल अपॉन बी बाय, अगर बी नीचे होता तो बी बाय बी डैश और माइनस ए बाय ए डैश। ठीक है, तो वैसे ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो वैसे चैप्टर खत्म हो चुका है, चलो एक हम लोग क्वेश्चन और कर लेते हैं जाते जाते, जिससे हम लोगों को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिले इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल का चैप्टर उतना हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो एक क्वेश्चन लिखते हम लोग, लोगों फॉर 30 मिनट्स एट 27 डिग्री फ्रॉम टू आइडेंटिकल होल, मतलब फॉर 30 मिनट एट 27 डिग्री फ्रॉम टू आइडेंटिकल होल, नाइट्रोजन गैस एंड अननोन गैस आर लीक्ड into a common vessel, ठीक है, of capacity 5 liter, if resulting pressure is 10 atm and this mixture contain 1 mole of nitrogen gas, find the molar mass of unknown gas। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, क्या बोल क्या रही है, देखो है क्या, एक मान लो कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी 5 लीटर, ठीक है, इसमें 2 होल किया, सेम होल, एक साइड से बोल रहा है नाइट्रोजन गैस, एक साइड से बोल रहा है अननोन गैस, मतलब इसके अंदर लीक किया। ठीक है, और 30 मिनट के लिए किया है, कितने आपका वही 300 केल्विन पे। ठीक है, 30 मिनट बाद इसको देख रहा है कि इसके अंदर का प्रेशर हो गया 10 एटीएम, और देख रहा है कि नाइट्रोजन जो है उसका जो मोल है वो आपके पास है 1 मोल। तो आपको बताना है कि जो अननोन गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी 30 मिनट बाद पे अप्लाई करेंगे, तो कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है 10 एटीएम, कंटेनर का वॉल्यूम कितना था 5 लीटर, मोल हमें गैस का मोल नहीं पता, निकालेंगे, और आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 300 केल्विन, तो मोल निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितना मोल होगा आपके पास।
तो इसका मोल आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2, तो देखो 2 मोल आ रहा है, ठीक है 2 मोल, वैसे 1/12 लोग वही है। देखो नाइट्रोजन 1 मोल है, इसका मतलब कि जो अननोन गैस है, तो अरे 2 मोल नाइट्रोजन का टोटल मोल है, तो टोटल मोल में से नाइट्रोजन का मोल माइनस करो तो 1 मोल आएगा, ठीक है, ये आपका वैल्यू आएगा। अब क्वेश्चन है कि वैसे इसमें बाई चांस मोल सेम आ गया, पर जैसे नॉन गैस इसमें CO हो सकता है, CO का मास भी 28। अगर अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे कैसे, मान लो अगर मोल अगर अलग अलग होता तब कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखो ऐसे केस को कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि मोल आ गए, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन R1/R2 इक्वल टू क्या होता, मॉलिक्यूलर मास M2/M1, ठीक है। रेट का मतलब होता है मोल बाई, वैसे दोनों का सेम आ रहा है आपका मोल, तो वैसे मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, पर फिर भी करते कैसे मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। अगर मान लो मोल अगर अलग अलग आता तो, ठीक है, तो R1/R2 और M2/M1 रेट के कई फॉर्मूले थे, वॉल्यूम बाई टाइम और मोल बाई टाइम। तो देखो अगर आप इसको नाइट्रोजन गैस लेते हैं और इसको अगर आप अननोन गैस लेते हैं तो क्या होता, आपका मोल कितना है इसका, वही देखो फॉर्मूला dN/dt भी होता है एक्चुअल में, और dN/dt और मॉलिक्यूलर वेट बाई M2/M1, ठीक है। क्योंकि बाहर साइड से आ रहा है तो मान के चलेंगे दोनों साइड से मोल सेम है, तो यहाँ पे कुछ करने वाले नहीं, तो बस ये आपका होता। तो मोल 1 टाइम 30, इसका मोल 1 टाइम 30 इक्वल टू नाइट्रोजन का मास और 28 और इसका मास निकालना होता। तो वैसे हम जब सॉल्व करोगे तो M2 को 28, वैसे दोनों का मोल सेम आया तो मॉलिक्यूलर वेट सेम आने वाला था, पर इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मोल बाय वॉल्यूम, मतलब मोल बाय टेम्परेचर, मोल बाय टेम्परेचर, मोल बाय टेम्परेचर, मोल बाय टेम्परेचर लेके सॉल्व करते हैं और फिर आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करने से हम लोगों को अननोन गैस का मॉलिक्यूलर वेट मिल जाता, ठीक है। अब हम लोगों का चैप्टर खत्म हो गया, अब हम लोग आज इतना ही करते हैं, हम लोग अब नेक्स्ट टर्न से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।